नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट 2 यानी एक्सपेक्टेड सेट 2। इस वीडियो में हम 25 प्रश्न करेंगे मैथमेटिक्स के। सेट 2 क्यों कह रहा हूँ और क्वेश्चन 31 से स्टार्ट क्यों है? आप कहेंगे 31 से इस वजह से स्टार्ट है क्योंकि 25, 26, 27, 28 ऊपर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो हम स्टार्ट करेंगे, 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जब 25 प्रश्न कर लेंगे तो ये सीपीओ का एक बहुत सुंदर सा सेट बन जाएगा। उसको मैं मर्ज करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मोर और लेस आपको एग्जाम में ऐसा ही सेट देखने को मिलेगा। इसमें मैंने वेटेज वही रखा है जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एग्जाम में होता है। और 25 प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई हैव नॉट मेड एनी क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई हैव मिक्स्ड देम और ऐसे इधर उधर करके कोई सीजीएल का, कोई सीजीएल मेंस का, कोई सीपीओ का, कोई एमटीएस का, कोई सीएचएसएल का उठा के और एक क्रोनोलॉजी में सेट किया है। वही आपको सेट दिखेगा। पीडीएफ आपको आज 50 प्रश्नों का टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, डू चेक इट आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो लाइक कर देना। और एक चीज, जिन लोगों को लग रहा है कि ये कौन से सेट है, क्यों आ रहे हैं, आपको एक बार एग्जाम होने दो, फिर पता लगेगा ये कौन से सेट है और क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट हेल्प यू, बट हमें रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करेंगे और मुझे पता है कि ये कितना फायदेमंद होने वाला है इन अपकमिंग डेज। तो प्लीज वेट एंड वॉच टिल योर एग्जाम कम्स। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बाकी हिंदी में क्वेश्चन है। आई फॉरगॉट टू ट्रांसलेट दिस क्वेश्चन इन हिंदी, तो हिंदी में इस वजह से नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन हिंदी में है। क्या लिखा गया कि अगर कोई संख्या है, अ नंबर इज गिवन, व्हाट इज गिवन इन द नंबर इज, एक मिनट यार, उल्टा रखा है पेन टाइप मेरा, इस वजह से थोड़ा गलत चल रहा था। हाँ, नाउ ओके, ठीक है। क्या दिया गया कि एक नंबर है 55P1067Q9, ये 99 से डिविजिबल है यानी कि 99 से विभाज्य है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, यानी कि आपको प्रोडक्ट निकालना है PQ का। नथिंग कैन बी डन एक्सेप्ट, आपको 99 की डिविजिबिलिटी रूल पता हो, यानी ये संख्या अगर 99 से डिविजिबल है तो PQ की वैल्यू क्या होगी। विल ट्राई टू मूव, अरे भाई, विल ट्राई टू मूव अ बिट फास्टर, क्योंकि पिछले सेट में स्पीड थोड़ी लो रखी थी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज हम थोड़ा तेज रखेंगे। ठीक है, देखो आपको संख्या क्या दी गई, व्हाट इज गिवन एज अ नंबर इज कि 55P1067Q9। दिस नंबर इज गिवन कि ये 99 से डिविजिबल है, यानी कि ये 9 से भी कटेगी और ये किससे कटेगी, 11 से। ये 9 से कटेगी और ये किससे कटेगी, 11 से। यानी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 99 देन वी कैन क्लियरली से दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स। दैट मींस कि ये 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 11 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, यानी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11, तो आपको पहले कौन सा डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि आपको अगर 9 से काटना है कोई संख्या तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब आपको क्या काम करना है, देखो 6, 7, 13, 5, 18, ये कट जाएगा। 9 कट रहा है यानी आपके पास बचा कितना, 5, 1, 6 और प्लस P प्लस Q, यानी कि आपके पास कितना बचा, 6 प्लस P प्लस Q। ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ये 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 6 प्लस P प्लस Q बराबर अगर 27 करेंगे तो P प्लस Q विल बी 21 और P एंड Q बोथ आर डिजिट्स विच लाई बिटवीन 0 to 9, यानी कि P और Q दोनों डिजिट है सिंगल अंक की, तो वो 0 से 9 के बीच लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में कोई सी हो सकती है, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9। तो अगर हमें 9 से छोटी दो संख्याओं को जोड़ना है तो 9 दूनी 18, मैक्स टू मैक्स P भी मैक्सिमम वैल्यू 9 होल्ड कर सकते हैं और दैट कैन बी ट्रू फॉर Q, यानी Q भी मैक्सिमम 9 वैल्यू होल्ड कर सकती है। तो P और Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 18। तो हम अगर 6 प्लस P प्लस Q 27 करते हो तो P प्लस Q 20 बनाता है, इस वजह से हम 27 नहीं ले सकते। यानी फ्रॉम हियर यू कैन गेट टू वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P एंड Q विल होल्ड फर्स्ट वैल्यू एज 3 एंड सेकंड वैल्यू एज 12। ये सबको आ गया। चलो अब P प्लस Q की हमें दो वैल्यूज आ गई, एक 3 या तो हो सकता है या तो 12 हो सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, या व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ P प्लस Q, इट विल बी इधर 3 और 12। ठीक है, अब देखो हमें कट गया ये संख्या हमारी 9 से, अब 11 से डिविजिबिलिटी निकालना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 9 7 16, 7 7 सम करते रहो, 16 0 16, 16 प्लस P और प्लस 5, यानी आपका इसका सम आ गया 21 प्लस P। और फिर रिमेनिंग जो डिजिट है उसका अल्टरनेट डिजिट का सम ले लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है उनका सम ले लो। तो अगर इनका सम लोगे तो 5 1 6 6, ठीक है, 6 6 12 12 और Q 12 प्लस Q,
हमने क्या किया, अल्टरनेट डिजिट का सम लिया, इधर लिया इधर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी 21 प्लस पी और 12 प्लस क्यू का डिफरेंस लो। ये या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का, तभी ये संख्या हमारी कटेगी 11 से। यानी व्हाट डज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से, कि अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो क्या कहता है कि यू हैव टू टेक सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, पहले एक पेयर बनेगा, दूसरा अल्टरनेट डिजिट लोगे, और फिर टेक द डिफरेंस, यानी कि आप दोनों का अंतर लो। और अगर इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 0 मतलब 11 और द डिफरेंस इज 0, यानी कि अगर कोई अंतर हम लेते हैं अल्टरनेट डिजिट के सम का, वो 0 आता है या 11 से डिविजिबल है, तो हमारी संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगा। ये सिंपल सा रूल है। अब देखो हमने डिफरेंस लेना है 21 प्लस पी और 12 प्लस क्यू का। इतना बेसिक से मैं क्यों जा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में करने में दिक्कत ना हो। मैं अभी बता दूंगा एग्जाम में कितनी चीजें लिखनी। तो अगर 21 प्लस पी में से 12 प्लस क्यू घटाओगे, यू कैन से 9 प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 या 11। अब एक बात बताओ, यहां से हमारा पी प्लस क्यू की दो वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि पी माइनस क्यू की, या तो पी माइनस क्यू बराबर 2 हो जाएगा, और या क्यू माइनस पी बराबर हो जाएगा 9। सिंपल सी बात, यानी कि अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहां से q माइनस पी बराबर 9 आ जाए, यानी हमारे पास दो वैल्यूज है, p प्लस क्यू की दो वैल्यू। अच्छा अब देखो, p प्लस क्यू की अगर हम वैल्यू 3 लेते हैं, p प्लस क्यू की अगर वैल्यू 3 लेते हैं, तो p माइनस क्यू क्या 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि p प्लस क्यू अगर 3 है, p माइनस क्यू 2 ले लेंगे, तो सिंपल सी बात है, p प्लस क्यू अगर 3 है, p माइनस क्यू 2 ले लेंगे तो p की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी p प्लस क्यू बराबर 3 पे इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, p प्लस क्यू बराबर 3 लेने पे और q माइनस पी बराबर 9 लेने पे क्या किन्हीं दो संख्याओं का योग 3 और अंतर 9 हो सकता है? नहीं, यानी p प्लस क्यू को हम 3 ही नहीं ले सकते। सिंपल सी बात, p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 12, p प्लस क्यू बराबर हमने लेना है 12, और यहां से अगर ये 12 ले लिया तो q माइनस पी बराबर 9 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर p प्लस क्यू 12 है और q माइनस पी 9 ले लेंगे तो p की वैल्यू q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी यहां से हमारा p माइनस क्यू बराबर 2 आ गया, और हमारे पास p बराबर 7 q बराबर 5। अब p बराबर 7 q बराबर 5, तो 5 7 समझ आ गया। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, बेसिक समझ आ गया। आपने एग्जाम में करना है, आपने लिखनी है संख्या। हमने लिखा ये एग्जाम में कैसे, अब एग्जाम में मान लो प्रश्न दिखा, मैंने लिखा 5 5 p1067 q9, हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। हमने फटाफट उठाया, देखो यहाँ पे 9 काटा, 6 7 13 5 18 काटा, यानी 6 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 9, यानी p प्लस क्यू की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 3 या तो 12, पहला लिख लिया। दूसरा हम अल्टरनेट डिजिट का सम लेंगे, तो 9 7 16 16 0 16 0 और p और प्लस 5, यानी 21 प्लस पी इधर हो गया, और इसमें से घटा क्या देना है, 5 1 6 6 6 12 12 प्लस क्यू घटा देंगे, या 0 कर देंगे या 11 कर सकते हैं। यहां से हमारा p माइनस क्यू बराबर, देखो p माइनस क्यू अगर हम इसको घटाएंगे, यहां से p माइनस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, -9, या हम कह सकते हैं p माइनस क्यू बराबर, देखो p माइनस क्यू बराबर 2। अब यहां से q माइनस पी, यहां से लिख लो q माइनस पी बराबर। अब हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, p प्लस क्यू q माइनस पी, ये नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, p प्लस क्यू बराबर 12 q माइनस पी बराबर 9 नहीं ले सकते, यानी कि p प्लस क्यू बराबर 12 p माइनस क्यू बराबर 2, यहां से p बराबर 5 q बराबर 7 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में बस इतना करना है, जो मैं समझा रहा था वो अलग चीज है। क्लियर हो गया? अब अगले प्रश्न पे आते हैं, समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या दिया गया, कहा गया क्वेश्चन दिस वन, इक्वेशन दिस वन और इक्वेशन दिस वन है बोथ रूट्स कॉमन, तो आपको वैल्यू निकालनी है पी बाई आर की। थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो इक्वेशन दे दिया जाए, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a2x² यहाँ पे रुक रहा है, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ये दो इक्वेशन दे दिया जाए। अगर इनके रूट्स कॉमन है, यानी कि रूट्स कॉमन है या इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, a1/a2 मतलब x² का कोफिशिएंट, b1/b2 c1/c2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये ऐसे लिखना कि रूट्स ऑफ a1x² प्लस b1x प्लस c1 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 इनके कॉमन है, तो आप a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट ही नहीं पता, बिल्कुल पता है, तो x² यहाँ पे 21 के कोफिशिएंट है, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होता है, 21 के प्लस 14। दूसरी जगह देखो, यहाँ पे 7 के, यहाँ पे 2, 7 के प्लस 2, हो गया राइट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 24 के और प्लस 24 के, और सॉरी x का कोफिशिएंट निकालना ना, यहाँ पे r हो गया पहले वाले इक्वेशन में, देखो यहीं पे तो केवल x आ रहा है, r और बटे में इसका क्या हो गया, देखो p हो गया, ये देखो r/p हो रहा है ना, सिंपल सी बात, r/p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 24 के -9, 24 के -9 बटे में
यहाँ पे कितना हो रहा है 8 के-3, 8 या 24 यानी कि 3, तो यहाँ से आपका आर बाई पी कितना आ गया 3, तो यहाँ से हम पी बाई आर कह सकते हैं कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर, 1/p कितना हो गया 1/3। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है, 7 या 21 में क्या करूँ नहीं कट रहा है, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल लिया, बोथ रूट्स कॉमन कर दिया, ठीक है, नहीं निकल रहा वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर और -2, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है और पॉजिटिव मार्किंग तो सही का मिलेगा ही। कहा गया एक टेस्ट में 5 नंबर सही प्रश्न के और 2 नंबर काटे जाते हैं गलत। जय ने सभी क्वेश्चन आंसर किए और उसको -12 नंबर मिले, उसने 4 करेक्ट आंसर किए, तो कितने इनकरेक्ट आंसर किए। देखो अगर उसने ए इनकरेक्ट करे होंगे, पहले देखो एक चीज देखो, एक मिनट, क्या कहा गया, जय ने कितने प्रश्न 4 सही उत्तर मिले, यानी कि उसने 4 करेक्ट आंसर किया, 4 करेक्ट आंसर किया, उसके कितने नंबर मिले 20, 20 मिले, उसको 20 पॉजिटिव। लेकिन उसका एक्चुअल मार्क्स कितने आते हैं -12, देखो एक्चुअल मार्क्स उसके -12, यानी 20 से कितना घटा -32, और 20 में से 32 करने पे ही तो -12 मिलेगा, यानी 32 नंबर उसके निगेटिव मार्किंग के कारण कट गए। अब आपको पता है एक निगेटिव मार्किंग से अगर -2 मार्क्स होते हैं तो 32 मार्क्स के लिए कितने प्रश्न गलत करने पड़ेंगे 16। क्लियर हो गया। डीआई का प्रश्न है, कहा गया नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एम जो है वो नंबर ऑफ यूनिट कितने बनते हैं और एस जो है कितने नंबर मतलब सेल होते हैं। तो कहा गया एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी, सोल्ड वाला बताना है, कौन सा सोल्ड है एस, मैन्युफैक्चर्ड को एम, सोल्ड इसका एवरेज बताना है। तो अब क्या काम करेंगे, जोड़ के 5 से डिवाइड, तो जोड़ो 17 15 32 10 42 14 56 1 57 20 77, ठीक है 77, ये 100 में है, और तो 7.7 को 100 से गुणा करो 770, और इसको किससे डिवाइड करोगे 5 साल की बात की गई, तो 5 ये 154 हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब कहेंगे डीआई में इतना आसान प्रश्न नहीं आता, भैया आपके एग्जाम से ही उठाया, मैंने अलग से थोड़ी बनाया। ये देखो, ये जो पाई चार्ट है वो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिखाता है, एक अलग अलग हेड पे मंथली एक्सपेंडिचर कम, एक फैमिली का 50,000 है, तो आपको बताना है क्या क्या। देखो एक फैमिली दी गई जिसका मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 है, वो खाने पे कितना खर्चा करता है, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ट्रेवल पे, व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन एंड मिसलेनियस पे 11% का खर्चा। तो आपसे कहा गया रेशियो ऑफ कंबाइंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, ट्रेवल एंड मिसलेनियस, यानी आपको ईटीएम, ई टी एम, ये इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट 10% प्लस टी ट्रेवल पे 10% प्लस मिसलेनियस पे 11%, इसका रेशियो किससे निकालना है, फूड एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी, फूड एडुकेशन इलेक्ट्रिसिटी मेडिसिन। अब देखो अब ये ना कहना कि मेडिसिन तो ऊपर भी आता है, मैं क्या करूं आपसे, वो जितना सम करने कहे उतना दो, फर्जी दिमाग ना लगाओ। फूड पे कितना 30%, एजुकेशन पे 15%, आप कहेंगे एडुकेशन अभी कहा था, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कोई मॉडर्न बनने की कोशिश करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे 9% एंड ऑन मेडिसिन 15%, 10 10 और 11 31%, राइट गौचा, और 30 15 और 9 कितना हो गया 54 5 59 10 69, आपका आंसर आ गया। अब आपने कहा व्हाट इज रेशियो ऑफ कंबाइंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑन दिस वन टू एवरेज एक्सपेंडिचर, अब आपने निकाल तो दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और शब्द मेंशन था एवरेज एक्सपेंडिचर, देखो एवरेज एक्सपेंडिचर, तो आपने कहा एवरेज एक्सपेंडिचर था, तो यहाँ पे ये जो एक हमने 69 लिखा है, ये 69 ना होके 69/4 हो, क्योंकि इनका एवरेज एक्सपेंडिचर और इनका टोटल और इनका एवरेज, ये निकालना था, इनका एवरेज निकालना था और इनका टोटल, एवरेज मतलब ये बटे में 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 124/69 आपका रेशियो आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। चलो ये प्रश्न पढ़ो, उत्तर दो। डीआई के 3 प्रश्न मैंने चेप दिए। तो क्या फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टार्टर, जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए 2016 में, और नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्ट, यानी अलग अलग कैटेगरी में, लाइक एड टेक में, फाइनेंस टेक में, फूड टेक में, ट्रेवल में, एंटरटेनमेंट में कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए अलग अलग सेगमेंट में, और अलग अलग फील्ड में कितने सक्सेसफुल हुए, ये दिया गया। तो आपसे कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप टू दैट ऑफ अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन फाइनटेक, यानी फिनटेक बोलते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में कितने सक्सेसफुल रहे कितने। देखो आपको क्वेश्चन में कुछ चीजों पे फोकस करना, किस सेक्टर की बात की, फिनटेक, तो फिनटेक पे पहले फोकस करो। फिनटेक यहाँ पे है 256, यहाँ पे 104, टोटल 256 है, यहाँ पे लिख लो टोटल कितने हैं 256, सक्सेसफुल कितने हुए हैं 104, अनसक्सेसफुल कितने होंगे फिर
256 में से 104 से 152, तो आपको क्या रेशियो निकालना था, सक्सेसफुल वो अनसक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल बटे अनसक्सेसफुल, यानी 104 बटे 4 से काट देंगे। 8 से कट रहा है, देखो यहां से रेशियो 13:19, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये प्रश्न आ गया, पहले इस प्रश्न में करने से पहले मैं एक चीज करता हूं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, कहा कि ए बी जो कॉर्ड, अब कॉर्ड है तो सर्कल बनाना पड़ेगा मेरे भाई। ओहो, सर्कल बनाना है भैया, आलू नहीं। सर्कल बन गया, बन गया। इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ना, ठीक है, ओके। अब देखो ए बी इज अ कॉर्ड सर्कल, देखो ए बी क्या है, जीवा है, ए बी क्या है मेरे भाई, जीवा, ये ए, ये बी, ए बी जीवा है, रेडियस 13 है, ओ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ए बी को सी पे काटता है, ये सी है, लेंथ ऑफ ओसी बराबर 5, ये 13 दिया गया, तो आपको बताना है ए बी की लंबाई, आपको पता है केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, आपको पता है ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा, पहली चीज ये 12 है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी एसी बराबर सी भी, तो 12 ये भी हो जाएगा, यानी 12 दूना 14। अब ये कहेंगे ये प्रश्न क्यों अरे मेरे मालिक आका, आपके सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था, मैंने उठा लिया। देखो अगला प्रश्न ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम क्या, व्हाट इज ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, यानी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर, दो असमांतर भी हो सकती है, असमांतर भी हो सकती है, ठीक है, हमने समांतर लेना है, तो ये समलंब का कुछ शेप होता है, ठीक है। तो क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 1785 स्क्वायर फीट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है वो 35 फीट है, यानी कि ये 35 दिया गया है, ठीक है। एंड वन ऑफ पैरेलल साइड इज 42 मीटर, मान लो ये 42 मीटर लॉन्ग है, कोई एक 42 मीटर लॉन्ग है, तो आपको बताना है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम प्रश्न पूछा गया है। अब आपको बताए समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप आराम से निकालें। समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि हाफ इंटू 42 प्लस से हो जाएगा इंटू 35, ये तो हो जाएगा एरिया। और ये बराबर दिया कितना गया है, देखो 1785, 35 पंचे 175, ओहो 35 पंचे 175, 35 के नंबर 35, यानी दो से इसमें गुणा होगा, 102 बराबर 42 प्लस है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 60। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का एरिया का अगर फॉर्मूला पता था तो आप आसानी से निकाल सकते थे, वरना भुगतते। और अगर ये पता है तो 2 लाइन का प्रश्न, नहीं पता तो 10 सेकंड 10 घंटे का प्रश्न, समझ गए। चलो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया है, एस माइनस, देखो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि S-8 दिया, अरे भैया S-8 को थोड़ी देर के लिए ए एज्यूम कर लो, तो ए क्यूब माइनस 1/a³ पूछा गया है। अगर हम इसको ए एज्यूम करें तो क्या पूछा गया है, a³ माइनस 1/a³, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a-1/। यहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं दिया, तो दोनों पक्षों से 8 घटा दो, यानी हम कह सकते हैं S-8 माइनस 1/S-, नीचे तो कुछ चेंज नहीं करना है, S-8 है 20-8। अब आपको a-1/a पता है, तो a³ माइनस 1/a³ निकालना है। अगर a-1/a k होता है तो a³ प्लस 1/a³ माइनस 1/k, a³ कितना होता है, k³ प्लस 3 k, तो 12 का क्यूब 1728, और प्लस 3 का गुणे 12 36, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा। कुछ था इस प्रश्न में, नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में सरल प्रश्न भी आते हैं, टीचर आपको नहीं बताते क्योंकि उनको डॉट 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 कोर्स बेचना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया, एक फ्रस्टम है, कैसा फ्रस्टम है, कैसा फ्रस्टम है, यहाँ पे दिया गया राइट सर्कुलर कोन का फ्रस्टम, फ्रस्टम होता है शंकु चिन्ह, क्या फ्रस्ट्रेशन की बात की जा रही है, नहीं, आपसे किसकी बात की जा रही है, कोन फ्रस्टम की। फ्रस्टम क्या होता है, पहले मैं बना दे रहा हूँ, देखो फ्रस्टम इस प्रकार की आकृति होती है, एक कोन लो अगर, ये इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। एक कोन के अगर ऊपरी भाग को ऐसे, कोन ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को निकाल दिया जाए, यानी कि व्हाट वी आर डूइंग इज कि इसको हमने काट दिया, इसको अगर हम काट देंगे तो ऐसा कुछ शेप बचेगा, ऐसा करके, ठीक है, तो ये कोन फ्रस्टम होगा। इसकी दो रेडियस होती हैं, एक ऊपर वाली रेडियस यानी कि दिस वन स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी हाइट अगर h हो तो हम क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r² प्लस r इंटू h, ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका फ्रस्टम है, हाइट 18, यानी h की वैल्यू दे दी गई आपको 18, लिखते रहना। r बराबर 25, कैपिटल R बराबर 25, ये 25 है, ये 20 है, तो आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। नहीं, आप सबसे पहले प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। कहा गया एक ऐसा छिन्नक है
इसको पिघला के 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा गोला बनाया जाता है। तो कितने गोले बनाए? अब देखो, आपको पता है एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पे क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। हमने कहा यहाँ पे इसको पिघला के मान लो n छोटे गोले बनाते हैं, तो हम कहेंगे 1/3, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, प्लस r स्क्वायर 20 का स्क्वायर, प्लस 25 × 20 500 इंटू h 18। और अब n गोले बनते हैं तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अगर जो गोले बना रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर व्यास के यानी रेडियस तो 1 हो जाए, यानी 1 का क्यूब 1। खत्म। अब देखो, अब आपको क्या दिया गया, यहाँ से π/3 से π/3 काट दो, π/3 से π/3 कट गया, 4n यहाँ से 4n आया इज इक्वल 25 का स्क्वायर 625 और 400 1025 और 5 1525 और गुणे 18। यही तो सिंपल सी बात है। n को यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पहले 18 से गुणा करो, तो 18 पंचे, पहले देखो 2 से काट दो, 2 से 1 कटा, 2 से 9, 9 से गुणा करो तो 9 पचे 45, 80 9 दूनी 18 4 22, 9 पचे 45 2 47, 9 91 9 4 13। इसमें 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करोगे 2 छके 12, 2 8 16, 2 छके 12, 6862 के करीब आपका आंसर है। ठीक, एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनी तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? राइट, ओके। 7 गांव की जनसंख्या पाई चार्ट में दिखाई गई। अलग अलग गांव है, जैसे ए गांव की जनसंख्या 13% है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ए की 13% है, बी की 16%, सी की 8, टी की इतना, ई की इतना, एफ की इतना, जी की। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ डी एंड डी इफ टोटल पॉपुलेशन 60 है, 6 लाख, कितना? 60,000। टोटल पॉपुलेशन 60,000 है, डी और ई का डिफरेंस, डी कहाँ है? यहाँ पे। ई कहाँ है? यहाँ पे। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 और 17% का 1%। अगर 100% इतना हो तो 101% कितना हो जाएगा? क्लियर? अब ये ना कहना है ऐसे आसान प्रश्न क्यों ले रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आपका बैलेंस करना है और टीचर तो आपको कोर्स बेचने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, बट मुझे ये बताना है ना कि असलियत क्या। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अरे यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है कब? वेन अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो। अगर हम यहाँ पे देखें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा? 3abc, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सिमिलरली देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये भी तीनों 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू 3abc, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ। सिंपल सी बात, 3 कट गया, x माइनस वाई से ये कटेगा 1/x प्लस वाई। अब एग्जाम में लिखने ना लग जाना y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। एग्जाम में बस इतना करना है। ये 0 क्यों नहीं दिया गया, ये बराबर क्यों नहीं गया? अगर ये बराबर करते तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती ना, बात खत्म हो जाती, फिर तो क्या ही आंसर निकलता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके सिवा कुछ नहीं याद रखना। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट जीरो। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स है एबीसी और पीक्यूआर, जिनका एरिया 64 और 144 है। ग्रेटेस्ट साइड एबीसी की 24 है तो ग्रेटेस्ट साइड बिगर साइड। अब देखो एग्जाम में आपको मैं बता रहा हूं 90% क्वेश्चंस बहुत इजी मिलने वाले हैं, क्योंकि एसएसबी के पास लिमिटेड डेटा है भाई। ठीक है, तो 90% इजी, और मान लेते हैं 5% आपके, या 80% इजी मान लेते हैं आपके खुशी के लिए। मान लेते हैं 10% आपके बहुत तगड़े हो गए, मतलब मॉडरेट हो गए, 10% हार्ड हो गए। 25 प्रश्न का 2.5, यानी कि 3 प्रश्न नहीं भी आते। 3 हर सेक्शन में नहीं आते, 3 चौको 12 छोड़ दो, 12 क्वेश्चन छोड़ दिया, 88, 88 में 85 सही कर दो, 3 गलत कर दो गलत, 85 दूना 170, 3 हटा दो, कितने बचेंगे? 168.5 नंबर आ रहे हैं। अब ये जो मैथमेटिक्स का गलत हुआ था वो ना करना, जीके में गलत कर देना, नंबर आएंगे ना। तो जो आपके इजी वाले प्रश्न उनको ना छोड़ देना मेरे भाई, बाकी सिलेक्शन से आपसे, मतलब सिलेक्शन से आप दूर नहीं हो। इजी वाले और मॉडरेट वाले आपसे होने चाहिए, बहुत अच्छे प्रश्न है और रैंक लाने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बट थोड़ा दिमाग, जो हम टॉपिक वाइज करते हैं, स्टार बैच करते हैं, इसमें एक आध दो प्रश्न ऐसे देखने में आएंगे, जैसे कौन फर्स्टम वाला था, फॉर्मूला नहीं पता, नहीं कर पाओगे। आपको पता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। अगर ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया ये दिया गया 64/144, तो इनकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका रूट, यानी कि 8/12। अब एबीसी की अगर लॉन्गेस्ट साइड 24 दी गई, यानी 8 बराबर 24 तो 12 बराबर, 8 बराबर 24 तो 12 बराबर 36। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। कौन सी साइड लॉन्गेस्ट होगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट विल बी, विच साइड विल बी द लॉन्गेस्ट, दिस नीड्स टू बी कमेंटेड इन कमेंट सेक्शन, दैट्स वन। ये अपना नंबर सिस्टम इन प्रीवियस वीडियो यू गाइस वर कमेंटिंग की नंबर सिस्टम क्वेश्चंस आर लेस,
इज लेस, सॉरी। तो आपको बताना था कि नंबर सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, 24, एचसीएफ दिया गया, पेयर ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। दो संख्याओं का योग दिया गया 1224, उनका एचसीएफ 68 है, तो आपको बताना है कितनी पेयर होंगी जो सेटिस्फाई कर। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ए, देन बोथ नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ ए। यानी कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, लेट अस अज्यूम कि एचसीएफ इज एच, लेट अस अज्यूम कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज एच, then first number can be written as HA and second number can be written as HB, where A and B both are co-prime numbers. Co-prime means there does not exist any common factor of these two numbers A and B, यानी HA और HB के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन A और B ऐसी संख्याएं होंगी जो सहभाज्य होंगी, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे दिया गया आपको एक का 68 A, एक हो गई 68 B, 68 अगर एचसीएफ है तो 68, अब इन दोनों का योग दिया गया, यानी 68A प्लस 68B इज इक्वल टू 1224, राइट। 17 से काट दो, 17 से कटेगा 4 टाइम्स ऑफ A प्लस B बचेगा, कितना हो जाएगा 17 सत्ते 17 दून, 4 से भी काट दो, 4 से 18 होगा, यानी यू नो कि A प्लस B इज इक्वल टू 18। अब आपको एक चीज और पता है, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग 18 है। अब बताना है A और B के हाउ मेनी वैल्यूज, यानी हाउ मेनी नंबर्स, यानी हाउ मेनी पेयर्स या नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 18। आपको निकालना है कि कितनी पेयर होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। देखो अगर मैं A बराबर 1 ले लूं, B बराबर 18, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? A बराबर 1 B बराबर 18 ले सकता हूं, A बराबर 1 B बराबर A बराबर 1 B बराबर 17 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, A बराबर 1 B बराबर 17, ठीक है। A बराबर 2 ले लूं, B बराबर 16, नहीं, 2 और 16 का कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। A बराबर 3 B बराबर 15 नहीं ले सकते, 3 और 15 का कॉमन फैक्टर 3। A बराबर 4 B बराबर 14 इनका कॉमन फैक्टर 2। A बराबर 5 B बराबर 13 बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। A बराबर 6 B बराबर 12 नहीं ले सकते। A बराबर 7 B बराबर 11 बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। A बराबर 8 B बराबर 10 नहीं ले सकते, कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। A बराबर 9 B बराबर 9 नहीं ले सकते, क्यों क्यों नहीं ले सकते? A बराबर 9 B बराबर 9 दोनों बराबर हो जाएंगे, उनका कॉमन फैक्टर 9 हो जाएगा। तो आपने कहा कितने पेयर पॉसिबल है? 1 2 और ये 3, तो टोटल वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, कितने पेयर पॉसिबल है? 3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आप बताना कोई, अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि 1 और 17 में एक तो कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर्स क्या होती है, किन संख्याओं को को प्राइम कहते हैं? कोई कॉमन फैक्टर ना हो, बिसाइड एक हो सकता है भैया, एक हो सकता है, एक कैन बी कॉमन फैक्टर, बट अदर देन वन देयर शुड नॉट या देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ पर्टिकुलर नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स दैट आर को-प्राइम। को-प्राइम नंबर्स का एक के सिवा कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो कॉमन हो, राइट। Coming to next question, what is given in next question? Next question comes from DI. What is given in this question is कि ये बार ग्राफ जो है वो हाईएस्ट एवरेज और लोएस्ट मार्क्स अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में प्राप्त किए गए दिखाते हैं। क्लास 12 का एग्जाम हो जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश है। इसमें क्लास 12 के स्टूडेंट्स द्वारा प्राप्त किए गए हाईएस्ट, एवरेज और लोएस्ट मार्क्स दिखाते हैं। सिंपल सी बात, समझ आ गया। अब हमें पढ़ना है कि क्या पूछा गया। हाईएस्ट ब्लू वाला है, यानी ये हाईएस्ट है, ब्लू ब्लू ब्लू, ये हाईएस्ट है, यानी कि ब्लू ये हाईएस्ट है, ठीक है। आपका ये वाला कलर जो है ये है, मतलब ऑरेंज टाइप का मान लो, ये है आपका एवरेज, और जो येलो कलर का है वो आपका है लोवेस्ट। तो कहा कि विच ऑफ टू हाईएस्ट स्कोर्स इज बेटर देन बाई हाउ मच, विच ऑफ टू हाई स्कोर्स इज बेटर एंड बाई हाउ मच, द कंबाइंड हाई स्कोर ऑफ हाईएस्ट स्कोर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज और हाईएस्ट स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश टेक्न। कहा गया कि कौन सा बेटर होगा, हाईएस्ट स्कोर अकाउंट्स और बिजनेस का, अकाउंट्स का है यहाँ पे, बिजनेस का है यहाँ पे, इन दोनों का हाईएस्ट कंबाइंड हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा? 96 96 192। ये पहला वाला हो गया केस फर्स्ट। दूसरा हाईएस्ट स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, इकोनॉमिक्स का है यहाँ पे और ये इंग्लिश, इन दोनों का हाईएस्ट 200। इको और इंग्लिश का आप देखो तो इससे ज्यादा है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है? सेकंड वाला, कितने से? 8 नंबर से, यानी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का जो दिया गया था डेटा उसको हाईएस्ट है, कितना? 8 ज्यादा है। तो यही है इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश बाई 8। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश बाई 8 नंबर, ठीक है।
देखो ये प्रश्न करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। टू साइन सी कॉस डी क्या होता है? साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। टू साइन डी कॉस सी क्या होता है? साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। टू कॉस सी कॉस डी क्या होता है? कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी। और टू साइन सी साइन डी क्या होता है? कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। ये फॉर्मूले लिख लेना। अब आप कहेंगे इस फॉर्मूले का क्या यूज, यहाँ पे तो दो है ही नहीं। उनका क्या दो नहीं है तो दो से गुणा कर सकते हैं, रोका तो है नहीं किसी ने। यानी यहाँ पे टू लगा दिया, यहाँ पे टू लगा दिया, यहाँ पे टू लगा दिया, यहाँ पे टू लगा दिया। तो टू साइन सी कॉस डी यानी कि टू साइन सी कॉस डी पहला वाला फॉर्मूला, यानी साइन सी प्लस डी यानी कि साइन 9 थीटा और प्लस साइन सी माइनस डी यानी कि साइन 7 थीटा। इसमें देखो साइन सी कॉस डी, साइन सी कॉस डी फिर से यही फॉर्मूला, साइन 9 थीटा हो जाएगा और प्लस साइन 3 थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नीचे कॉस सी कॉस डी, ये वाला फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी यानी कि कॉस 3 थीटा और प्लस कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, कॉस सी कॉस डी वाला फॉर्मूला। और साइन वाले में क्या लगे? कॉस सी, देखो टू साइन ए साइन बी यानी साइन से कॉस सी माइनस डी, साइन 4 थीटा को आगे लिख लो तो लिखा है टू साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा, यानी ये 4 थीटा या 3 थीटा। तो क्या करेंगे 4 थीटा माइनस 3 थीटा यानी कॉस थीटा और माइनस कॉस सी प्लस डी यानी कि कॉस 3 प्लस 4 7 थीटा। क्लियर हो गया? अब आपका कुछ कट पिट रहा है, देखो साइन 9 थीटा से साइन 9 थीटा कट गया और यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। ऊपर बचा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये ध्यान रखें, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। और नीचे बचा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अब दो फॉर्मूले और लिख लेना, साइन सी माइनस साइन डी। ये फॉर्मूला जो है वो कहता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ये फॉर्मूला लिख लेना। और ये क्या है? कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ कॉस की जगह पे साइन हो जाता, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। बस इतना है। हमें जो फॉर्मूला दिया गया उसमें अभी हमें फोकस करना है, जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था उस पर फोकस करना है क्योंकि वही फॉर्मूला लगने वाला है। साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो कितना हो जाएगा? टू साइन सी माइनस डी बाई टू, 7 माइनस 3 4 का आधा 2 थीटा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी कि कॉस का 5 थीटा। यही तो हो जाएगा। बट सेम चीज यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी यानी कि 2 कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई टू यानी 4 थीटा बाई टू यानी कि 2 थीटा। बस आपका आंसर आ गया। आपने कहा कहाँ आंसर आ गया? मैंने कहा देखो तो कॉस 5 थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 2 थीटा बटे कॉस 2 थीटा। तो मैंने क्या कहा था? बैलेंस सेट रखूंगा और बैलेंस सेट रखने के चक्कर में आपको अच्छे प्रश्न भी देखने में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सारे अच्छे ही डाल दूं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। ऐसे पेपर को बैलेंस करूंगा जिससे आपके एग्जाम में जो, क्योंकि ये आपको ये नॉलेज तो चेक नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। मंथली इनकम ऑफ रमेश, रमेश की मंथली इनकम दे दी गई 16,500, उसका मंथली एक्सपेंडिचर 10,500 था। नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 25% से बढ़ी, उसका एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ा, तो आपको सेविंग में बताना है कितना। अब ऐसे प्रश्न भी आएंगे, 16,500 था, ठीक है, वो खर्चा कितना करता था? 10,500, यानी बचाता कितना था? 6,000। ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, ठीक है। अगले साल क्या हुआ? उसकी इनकम कितने से बढ़ गई? इस इनकम 25% से बढ़ गई। 25% बढ़ने का मतलब 16,500 से 25% बढ़ गई। 25% बढ़ने का मतलब इसका 1/4 बढ़ा, यानी कि 4,125 रुपए बढ़ गए, ठीक है। हमसे कहा गया कि जो एक्सपेंडिचर था वो 19% बढ़ा। 19% बढ़ने का मतलब इसका 1%, 105 है तो 19% कितना हो जाएगा? 1995, ठीक है। तो 6,000 के बाद आपको पता है इनकम ज्यादा बढ़ी है, एक्सपेंडिचर इनकम, तो 6,000 तो बचेगा, साथ में 4125 बढ़ा इनकम और 1995 खर्चा, यानी कि 4125 में से 1995 का डिफरेंस निकाले, जो आए उसमें उसको 6,000 में जोड़ दो तो वही सेविंग में बढ़ेगा। या आप ऐसे करते 16,500 में इसको जोड़े, फिर 10,500 में इसको जोड़े, फिर अंतर निकाले। मैंने क्या काम किया? पहले अंतर निकाल दिया, फिर इन दोनों का अंतर निकाल के उसमें जोड़ दिया। तो अंतर निकालोगे, इधर हो जाएगा 30, इधर बचेगा 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 जाएगा, तो यानी कि 2130 इसमें जोड़ देंगे, यानी 6,000 से कोई चीज 2130 बढ़ जाती है तो कितने परसेंट? आप कहेंगे बटे में 6,000 गुणे 100 लगाना है, 1 2 1 2, ये जीरो कटा, 213 बटे 6, 6 213 बटे 6, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से 71 बटे 2 यानी 35 पॉइंट। क्लियर हो गया? ये भी देख लो, सिलेंड्रिकल कैनाल यानी कि इस तरह की कैनाल है। कैनाल मतलब नहर होता है, ठीक है। बेसिकली ये नहर है, ठीक है। नहर से पानी बह रहा है, ऐसे ऐसे करके पानी बह रहा है, ठीक है। ये मान लो पानी है, वाटर है जो बह रहा है, ठीक है। ये ऐसे वाटर फ्लो होगा। अब देखो क्या कहा गया,
कहा 7 मीटर के आंतरिक व्यास वाली, यानी कि आंतरिक व्यास 7 मीटर है, यानी कि रेडियस कितनी दी गई, यहां से रेडियस दी गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की बात की तो आप कई बार टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रोसेस से समझ लेते हो। 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मिनट में बहने वाला पानी। तो अगर 18 किलोमीटर एक घंटे में, यानी एक घंटे में यहां तक 18 किलोमीटर पानी निकल जाएगा, 18 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। तो अगर मैं 30 मिनट की बात करूं तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर निकलेगा, 9 किलोमीटर। यानी जो पानी निकलेगा, ये मान लो इतना पानी निकलता है, तो इसकी पानी की जो वो होगी वो 9 किलोमीटर होगी। यानी इतना पानी, मान लो सिलेंडर शेप में निकलता है, पाइप से पानी निकलते देखा है, तो जिस शेप में पाइप होता है उसी शेप में पानी निकलता है। तो ये मान लो 9 किलोमीटर है, तो ये 9 किलोमीटर यानी कि 9000 मीटर। 9000 मीटर हाइट आ गई 9000 मीटर। रेडियस कितनी है, 7 मीटर का आधा, यानी कि रेडियस है 3.5। तो अब वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुड़े आर स्क्वायर 3.5 गुड़े 3.5 गुड़े एच 9 1 2 3। ये कटा 0.5 हुआ, 0.5 गुड़े 22 11 हो गया, यानी हो गया 11 गुड़े 35 और गुड़े 900। सॉल्व कर लो तो ये हो गया 11 गुड़े 900 9900, या 35 गुड़े 900 निकाल लो, 35 गुड़े 900 कितना हो जाएगा 31500। 11 गुड़े 31500 करना है, दिख रहा है ना। 11 गुड़े 31500, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 00, 11 5 55, 11 1 11 5 16, 11 3 33 और 1 34, यानी कि 34 6500 आपका हो जाएगा। 34 65 कहाँ दिख रहा है, बस वही आपका आंसर। और 1 मीटर क्यूब बराबर, यहाँ पे लीटर में नहीं निकालना था, जितना निकालना था वो मीटर क्यूब में निकालना था। क्लियर हो गया, चले आगे। चलो, एक सॉलिड क्यूब है जिसका एच 48 सेंटीमीटर का, इसको मेल्ट किया जाता है। क्यूब क्या होता है, दिस वन इज क्यूब। क्यूब पता है ना सबको, व्हाट इज क्यूब, दिस वन इज, दिस शेप इज क्यूब। ऑल एजेस आर इक्वल, ठीक है, ये एज है, ये एज है, सारे एज इक्वल, राइट। तो आपको कहा गया ये 48 मीटर का, यानी ए इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू 48 दिया गया, इसको मेल्ट किया गया, आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब बनाया गया 64 सेंटीमीटर। और कहा गया विदाउट एनी वेस्टेज हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड। देखो 48 वाला पिघलाया गया, ठीक है, और 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले बनाए गए, यानी एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। तो 48 वाले का 48 का क्यूब बटे में 64 कर देंगे तो यहाँ से संख्या आ जाएगी, ये आप निकाल सकते थे। अब आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, मैंने कहा इसको 4 का क्यूब कर लो, ए क्यूब बटे बी क्यूब बराबर ए बटे बी का होल क्यूब, यानी 48/4 का होल क्यूब, यानी 12 का क्यूब 1728। आपका कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि एक दुकानदार चीनी को 40 की दर से खरीद बेचता है, जिसे उसने 36 की दर से खरीदा। तौल मशीन खराब है, बेचते समय वो मात्र 800 ग्राम वजन तौलती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट मैं हमेशा आपको बेसिक सजेस्ट करता हूँ। बट उससे पहले एक और चीज देख लो, तो अगर वो 36 का खरीद के 40 रुपए का पूरा किलोग्राम बेचता तो उसका फायदा कितने का होता है, 4 का 36 पे, यानी 1/9, जो कि भिन्न में हो जाता है 11 से 1/9% के। अगर वो ये वाली वजन ना बात करता, वो 40 में 800 ग्राम बेचता तो उसका फायदा कितने का, 40 में 800 ग्राम बेच रहा है, यानी कि बेईमानी कितने ग्राम कर रहा है 200, बटे बेच कितना रहा है वास्तव में 800, यानी 1/4, यानी 25% का फायदा इधर। तो 11 से 1/9% का यहाँ फायदा हो रहा है, 25% का यहाँ हो रहा है। तो आपका रिजल्टेंट फायदा कितना हो जाएगा, ये दोनों का निकाल लेते हैं। तो हो जाता 11 और ये 25, 36.11 इन दोनों का हो गया, प्लस 11 से 1/9 गुड़े 25/100, यानी कि आपका हो गया 100/9। अरे देखो 100/9 इसको लिख लिया, गुड़े 25/100, यानी कि गुड़े 4, 4 से कटा 25, 25/9, लेकिन 9 दूनी 18 और ये 9 8 72, यानी 2.8% का इधर। तो 36.11 प्लस 2.1 यानी 38.91% का लगभग आपका फायदा होता है, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पहली मेथड समझ आ गई। दूसरी मेथड पे आते हैं। दूसरी मेथड क्या कहती है कि देखो 36 का उसने खरीदा 1 kg और बेच कितने का रहा है 40 का, कितना किलोग्राम, देखो 800 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य 40/0.8, यानी कि 50 रुपए। जो चीज उसने 36 की खरीदी बेच रहा है 50 का, यानी फायदा 14, कितने पे 36 पे। तो परसेंटेज में 14/36 गुणे 100, 4 से काट देते हैं 350, 4 से काट देंगे 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9, अगर 360 होता तो 40% होता, उससे कितना कम है, क्या 9, 9 कम होता तो 39 होता, 9 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि ये 39 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 38.8 में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में क्या दिया गया, पी क्यू आर क्यू पर इस प्रकार समकोण है। अच्छा प्रश्न, पी क्यू आर क्यू पर राइट एंगल है, यानी कि आपको क्या ड्रॉ करना है, पी क्यू आर, ये मान लो पी क्यू आर है, क्यू पे राइट एंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू बराबर एक्स माइनस वाई, दिस वन इज एक्स माइनस वाई, क्यू आर बराबर एक्स और पी आर बराबर, ये आपको पता है कि ट्रिपलेट बनाएगा और ये एक्स प्लस वाई होगा, ये एक्स माइनस वाई है एक्स, ठीक है।
एस क्यू आर पर कोई बिंदु है, एस क्यू आर पे कोई बिंदु है, ये मान लो एस है, मान लो एस है कोई बिंदु, इस प्रकार से है कि क्यू एस बराबर पी क्यू, क्यू एस जो है वो पी क्यू के बराबर है, यानी ये एक्स माइनस वाई हो गया ये हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरा एक्स है, ये एक्स माइनस वाई है तो ये वाई होगा। तो कहा गया एक्स और वाई के क्यू एस और एस आर का अनुपात निकालना है, क्यू एस और एस आर का, यानी आपको निकालना है क्यू एस बटे में एस आर, सिंपल सी बात, एक्स माइनस वाई बटे में वाई निकालना। अब आप पहले तो पाइथागोरस लगा दो, ये x माइनस वाई है, ये x है, ये x प्लस वाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4xy बराबर, ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 4y, यहाँ पे पुट कर दो x बराबर 4y, 4y माइनस वाई 3y बटे y, यानी कि 3/1, यानी आपका आंसर कितना हो गया, QS रेशियो ऐसा 3:1 हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है भैया, 3:1। अब आप देखना बहुत लोग वैल्यू पुटिंग फलाना डिमका, बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आता है कहीं मात नहीं खाओगे। ठीक है, धातु की एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, धातु को पिघलाया जाता है, इसके त्रिज्या के आधे बराबर गोला वाले x गोलों के रूप में बनाया जाता है, तो x की वैल्यू देखो, r को पिघला के r/2 बनाया गया, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा बड़े वाले गोले का, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। मान लो n छोटे गोले बनते हैं तो n इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। हमने कहा 4/3 पाई से तो कोई मतलब नहीं, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, r का क्यूब बटे r/2 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब ऊपर चला जाएगा, यानी n की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक, अब आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या कहा गया, इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इज बॉल ऑफ मेटल इज इक्वल इनटू x हेमीस्फीयर। अब देखो अगर पूरे गोले बनाए जाते तो कितना होता, 8 बनते, आधे वाले बनाएंगे तो 8 गोलों में कितने आधे गोले होंगे, 16। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 16। मैं 2/3 पाई r क्यूब करके निकाल सकता था बट नहीं। ठीक है, क्या है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखो सबसे पहली बात, कोई ट्रिक नहीं है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी ही पड़ेंगी। तो पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है, 11, फिर 13। एवरेज निकालना है तो 13, 11, 24, 7, 31, 5, 36, 3, 39, 2, 41, 41 बटे में कितनी है, 6, तो 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सही 5/6 आपका उत्तरम हो जाएगा, 6 सही 5/6 आपका उत्तरम हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम और उनके महत्तम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना है, यानी एलसीएम बराबर 5 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। दोनों संख्याओं का गुणनफल, आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपको दे दिया गया 20480, उनका महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है एक फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सबको पता है, बस पुट कर देना, यानी कि 5 एचसीएफ को एच मान लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5h, यानी 5h, अरे यार 5h इंटू एच बराबर 20,480, यहाँ से सॉल्व कर लेना, 5 से काटो, 5 चौको 20, 4096, यानी एच स्क्वायर बराबर 4096, तो एच बराबर 64, तो आपको एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम 64 पंचे 320 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस वन दिस वन दिस वन। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा, यार साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल √2 - 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू रख सकते हो, तो पुट कर दो, साइन थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा √2 - 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि √2 - 1 -1 कॉस थीटा, और बटे नीचे √2 - 1 कॉस थीटा। साइन थीटा की हमने वैल्यू पुट करी, कॉस थीटा कैंसिल, √2 - 2, √2 इसमें कॉमन ले लो तो ये बचेगा, देखो √2, ये क्या लिखा है √2 - 2, तो √2 - 2 में अगर ये कॉमन ले लोगे ये, और बटे √2 - 1। अब देखो यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस √2 इंटू √2 - 1 बटे √2 - 1, दिस वन कैंसिल, आपका आंसर -√2। ठीक है, तो गाइस जो ये प्रश्न थे ना, ऐसे ही प्रश्न आपके एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एक्चुअल एग्जाम जो भी होगा, चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, देखो आपको मैंने फिर से बता देना है कि आपके जो 80% क्वेश्चन है, दोज क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। ठीक है, ये सबको करना है। 10% to 10 to 15% क्वेश्चन आर
ऑफ मॉडरेट नेचर, जो थोड़े से ठीक बच्चे करेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी। एंड 5 to 10% क्वेश्चन आर टफर साइड, ऑन टफर साइड, यानी कि टफ हो सकते हैं, लाइक कौन फ्रस्टम वाला, या अभी जो हमने एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल वाला किया, ये जो एस था, क्यूएस और एसआर का रेशियो, इस तरह के थोड़े ट्रिकी वाले वो प्रश्न ऐसे होंगे। 10 से 15 प्रश्न कैसे रहेंगे, जैसे हमने अलजेब्रा का करा उस वाला, और 80% प्रश्न जैसे आपके एग्जाम। तो अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो 50 8 40 प्रश्न ऐसे, 5 प्रश्न ऐसे, 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे। तो आप मिनिमम ये वाले तो करे क्या हो, इसके चक्कर में ये 45 छोड़ दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये 45 करो और इसमें से अगर 5 में से 2 3 भी बन गए। मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करना जरूरी नहीं है, आपका ओवरऑल स्कोर, अब मैथमेटिक्स में आपने 100% स्कोर कर लिया, जीके में आपके 10% है, आपको ओवरऑल स्कोर अगर 85% 90% है, यानी कि 170, मैथमेटिक्स में आपका 80% भी है, इंग्लिश में आपने अच्छा कर लिया, ठीक है, तो आप ओवरऑल बैलेंस करके चलो। तो बस, और बाकी मैथमेटिक्स का अपना बैच अवेलेबल है, स्टार बैच, डू चेक इट आउट, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी चेक कर लेना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय हिंद।